हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फड्डा क्लासेस। स्वागत है आपका पॉलिटी की वन लाइनर बेस्ट क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं उनसे संबंधित जो बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हम यहाँ पर करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा, जिसमें लगभग हम 80 क्वेश्चन जो हैं कवर करेंगे। तो चलिए पहला पार्ट कवर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो नीति निदेशक तत्व हैं इसको हमारे यानी कि भारतीय संविधान बनाने वाले जो इसके फ्रेमर रहे हैं, संविधान निर्माण करता रहे हैं, उन्होंने इस पद्धति को या इस तरीके को कहाँ से लिया है, कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है आयरलैंड देश में जो है, वहाँ पे नीति निदेशक तत्व जो हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, वहाँ पर पहले से मौजूद हैं और इसे जो है भारत में बोरो किया गया है या वहाँ से ये आइडिया लिया गया है भारतीय संविधान में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है, तो याद रखिएगा आप। अगला है DPSP आर कंटेन्ड इन वेलफेयर प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटीड अंडर, यानी कि भारतीय संविधान में किस जगह जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व या DPSP जो हैं उनका वर्णन किया गया है। तो वो वर्णन किया गया है पार्ट 4 में। देखिए पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, और जो पार्ट 4 है उसमें जो वर्णन किया गया है DPSP किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है पार्ट 4 में वर्णन किया गया है। अब पार्ट 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, हु डिस्क्राइब द DPSP एज द नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने ये कहा है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान के सबसे नोबल फीचर हैं, यानी श्रेष्ठ जो है व्यवस्था है या लक्षण है। तो ये किसने कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। उन्होंने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को जो है उन्होंने सबसे बेटर माना है, क्योंकि ये जिस तरीके की गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं कि राज्य जो है किस तरीके से लोगों को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराएगा इनके माध्यम से, ये उनके लिए एक तरीके का क्या होगा, मार्गदर्शन जो है प्रदान कराएगा DPSP। तो इस वजह से जो उन्होंने नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगला है द DPSP एम एट, मतलब कि लक्ष्य क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का ऑब्जेक्टिव या एम क्या है। तो इसका एम है प्रोवाइडिंग ए सोशल एंड इकोनॉमिक बेस फॉर ए जेन्युइन डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो देश में निवास करता है उसको सामाजिक और आर्थिक आधार पे जो है जेन्युइन लोकतंत्र की भरपाई करे, या उसको जो है ये जो सारे जो जस्टिस हैं इक्वलिटी उसको जो है प्रोवाइड करा, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी। और इसके लिए क्या होगा, नीति बनाना पड़ेगा, और वो नीति जो है, नीति के लिए जो इंस्पिरेशन होगा या गाइडलाइंस होंगी वो कहाँ से मिलेंगी, वो DPSP से मिलेंगी। देखिए ये क्या है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन तब भी जो है प्रत्येक राज्य को एक तरीके का निर्देश होता है कि आप जो भी अपनी नीतियां बना रहे हैं लोगों के लिए, उसमें जो है आप इनसे कुछ न कुछ एलिमेंट्स जो हैं जरूर लें। अगला है DPSPR, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है क्या, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन टू गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ये क्या है, धनात्मक निर्देश हैं। धनात्मक निर्देश मतलब क्या है, अच्छे सुझाव से मतलब कह सकते हैं इसको। धनात्मक निर्देश हैं सरकार के कार्य करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो है वेलफेयर यानी कि कल्याण की व्यवस्था की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। यही जो है ऑब्जेक्टिव है किसका, DPSP का। DPSP जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन काफ़ी क्रूशियल भी है। DPSP जो है एक्चुअल में है क्या, ठीक है, DPSP की जो प्रकृति है, नेचर है, वो किस तरीके की है। तो ये गाइडलाइन है, एक दिशा निर्देश है, मतलब कि ये जो है राज्य पर, अगर राज्य इनको फॉलो नहीं करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो इनको फॉलो करती है तो वो जो भी प्लान या स्कीम्स बनाती हैं उनमें उनको ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ मिलेंगे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी आएगा। इसलिए इन्हें जो है गाइडलाइंस का दर्जा दिया गया है, ये मैंडेटरी नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशंस अश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन थ्रू,
जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो भारत के प्रत्येक नागरिक को किस तरीके से आर्थिक न्याय जो है अश्योर करता है या सुनिश्चित करता है, तो वो करता है किसके माध्यम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो है आर्थिक न्याय की व्यवस्था करता है। अगला है द DPSP आर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा याद रखिएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। शुरुआत में जो लोग नए होते हैं उनको थोड़ा सा ये याद करने में दिक्कत होती है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जो हैं वो कहाँ तक वर्णित है उसके बारे में है। एक तो ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में जो है इनका वर्णन किया गया है या इन्हें इंक्लूड किया गया है, और ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इनका वर्णन किया गया है। कहाँ से, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इनका वर्णन किया गया है। अगला है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद DPSP एक्सेप्ट। ठीक है, ये जितने भी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक के बीच में सभी जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, अनुच्छेद जो दिए गए हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंध रखते हैं या उसी से डील करते हैं। लेकिन उसमें एक जो आर्टिकल है, आर्टिकल 50, वो जो है DPSP से डील नहीं करता है, वो थोड़ा एक्सेप्शन टाइप में है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला है DPSP क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है क्या, तो ये क्या है, एक तरीके का सामाजिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए, खास करके उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, एक तरीके के सोशल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि लोग अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि DPSP जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 11वां, वो ये है कि जो DPSP है वो किस तरीके के अधिकार हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे इससे पहले आपको बताया कि ये एक तरीके के सामाजिक अधिकार हैं, सोशल राइट्स हैं और नॉन जस्टिकेबल हैं। अब नॉन जस्टिकेबल का मतलब क्या है, नॉन जस्टिकेबल का मतलब है कि अगर आपके जो नीति निर्देशक तत्व जो अधिकार हैं, अगर उनका हनन हो जाता है तो आप इसके लिए जो है कोर्ट नहीं जा सकते, मतलब कि नॉन जस्टिकेबल्स हैं ये। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं या उनका हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन आपका अगर DPSP या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हनन होता है तो आप इसके लिए जो है कोर्ट नहीं जा सकते। इसीलिए इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, मतलब इसमें जो है न्याय जैसी कोई बात नहीं है, नॉन जस्टिकेबल है। बाय होम द DPSP बी अमेंडेड। ठीक है, किसके माध्यम से जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है या उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय मोर देन 50% स्टेट। अगर पार्लियामेंट यानी कि सांसद को 50% राज्यों का समर्थन प्राप्त हो या उनका सपोर्ट प्राप्त हो तो वो जो है राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं या राज्य के निर्देशक जो तत्व हैं, ये पॉलिसी है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है प्लानिंग इन इंडिया डेराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। जो भारत में जो योजनाएं जो बनाई जाती हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, तो वो लिए जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिए जाते हैं। ये बहुत ही छटे हुए क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को कहीं पे भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। सारे क्वेश्चन इसमें देखिए आपको जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, फैक्चुअल भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिक टाइप का ये पूरी सीरीज है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन कम गलत होने के जो हैं चांसेस ज़्यादा होंगे। द एम ऑफ DPSP इज टू एस्टैब्लिश, द एम ऑफ DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या स्थापित करना चाहता है, तो वो स्थापित करना चाहता है वेलफेयर स्टेट इन कंट्री, यानी कि देश के अंदर जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। एक ऐसा राज्य जो आम लोगों के लिए भी सेम व्यवस्था मुहैया कराए, जो मतलब कि रिच आदमियों के लिए हो या जो भी उच्च वर्ग हैं उनके लिए हो। द इन्फोर्समेंट ऑफ DPSP डिपेंड्स ऑन, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको जो है प्रभावकारी बनाना किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रिसोर्सेज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, तो जो भी राज्य के पास संसाधन है उन्हीं के माध्यम से जो है इसका जो इन्फोर्समेंट है वो डिपेंड करता है प्रभावकारी होने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग 16वां आ गया हमारा क्वेश्चन।
द डीपीएसपी में बी क्लासिफाइड इनटू, अगर देखिए पहली बात तो संविधान में कोई वर्गीकरण नहीं किया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों का, लेकिन अगर डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन किया जाए या क्लासिफाइड किया जाए तो उसे जो है 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाएगा। तो पहला क्या है, सोशलिस्ट टाइप के जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा कि जो गांधीयन जो हैं, यानी कि गांधीवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, और एक जो उसके बाद है वो है लिबरल, यानी कि उदारवादी टाइप के जो हैं। क्या है उदारवादी टाइप के नीति निदेशक तत्व हैं। तो ये 3 अलग अलग टाइप के हैं, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा कैटेगरी थोड़ा ब्रॉड है, लेकिन आप मोटा मोटी याद रखिएगा 3 भागों में अगर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अगर बांटा जाए तो 3 भागों में बांटा जाएगा। सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, और गांधीयंस यानी गांधीवादी जो विचारधारा से प्रेरित होंगी, जो भी कल्याणकारी योजनाएं या जो नीतियां होंगी। लिबरल्स उदारवादी नीतियों के, तो 3 अलग अलग मोटे मोटे भागों में विभाजित किया जाएगा। अगला है द एक्ट वॉज नॉट पास्ड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। ठीक है, कौन सा मतलब द एक्ट वॉज नॉट पास्ड टू इम्प्लीमेंट, कौन सा ऐसा अधिनियम है जो पास नहीं किया गया है डीपीएसपी को लागू करने के लिए। तो आर्म्स एक्ट जो होता है, ठीक है, आर्म्स एक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीपीएसपी। तो ये जो है यहाँ पर कि कौन एक जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपुल, यानी कि जो व्यक्ति का जो जीवन की गुणवत्ता होती है उसमें जो बढ़ोतरी की जाती है, उनमें जो वृद्धि की जाती है, वो किसका हिस्सा होता है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल हैज द स्टेट हैज बीन डायरेक्टेड टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंडिया में काफी चर्चे में रहता है, यानी कि सभी लोगों के लिए एक तरीके का रहन सहन, उनके जो जितने भी कोड्स वगैरह हैं जैसे कि मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इन सारे को मिक्स करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात की जा रही, ताकि सारे मामलों को एक ही कोड यानी कि सिंगल कोड के माध्यम से ही सॉल्व किया जाए, उनके लिए सेम कानून हो। तो इसकी व्यवस्था जो है आर्टिकल 44 में, याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में किसमें बात की गई है, किस आर्टिकल में बात की गई है, तो आर्टिकल 44 में बात की गई है। अगला है कॉमन या यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स, इसका मतलब क्या है। कॉमन सिविल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल, एक ऐसा कानून जो प्रत्येक नागरिक के लिए खास करके सिविल मामले में एकदम सेम हो, नागरिक जो कानून होते हैं वो एकदम समान हो। तो याद रखिएगा, मतलब जितनी भी इंडिया में कम्युनिटीज़ रहती हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए जो उनके सिविल लॉ होते हैं वो सारे एक होंगे, चाहे जैसे वो तलाक का मामला हो या प्रॉपर्टी राइट्स का इशू हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इसी में आ जाएंगी। अगला देखते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लगातार 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन की आप इंपॉर्टेंस को याद रखिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, एक कोडिफाइड लॉ एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स ऑफ इंडिया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। धर्म के मामले में प्रत्येक भारतीय नागरिक या भारत में रहने वाले लोगों के लिए सेम कानूनों के समूह को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाएगा। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग डीपीएसपी दैट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार, मतलब अभी कौन सा जो डीपीएसपी है भारत में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अभी भारत में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है। तो वो आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भारत में लागू नहीं किया गया है। आर्टिकल 51 मैंडेट्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये क्वेश्चन जो है 2016 या 17 के पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि भारत के किस अनुच्छेद में भारत की विदेश नीति का वर्णन किया गया है। तो ज्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। तो याद रखिएगा जो आर्टिकल 51 है उसमें जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात किया गया, और क्या कहा गया है उसमें, प्रमोट इंटरनेशनल पीस, यानी कि जो विश्व शांति है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। सिक्योरिटी, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जितने भी देशों के बीच में जो भी विवाद वगैरह हैं उनको शांति के साथ जो है उनको सुलझाया जाएगा, समझौता किया जाएगा। सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाएगी। आर्बिट्रेशन एंड मेंटेन जस्ट एंड गुड रिलेशन बिटवीन नेशन, और राज्यों के बीच में जो है
जो भी मामले हैं उनको शांति से निपटाया जाएगा और अच्छे रिलेशंस बनाए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 51 के अंदर जो है ऑफिशियली ये बात की गई है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 51 में बात की गई है और वो भी DPSP के तहत, और ये पार्ट 4 का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। अगर 51A की बात की जाए तो वो पार्ट 4A के अंदर आ जाएगा, पार्ट 4 के अंदर नहीं आएगा। अगला देखिए 24वां हमारा क्वेश्चन है कि द फ्रेज इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन। तो भारत का जो संविधान है कहाँ पर आर्थिक न्याय के बारे में बात की गई है, या आर्थिक न्याय किस आर्टिकल या व्यवस्था में पाई जाती है। तो वो पाया जाता है प्रियम्बल में, ठीक है, प्रस्तावना में, और फंडामेंटल राइट्स में पाए जाते हैं। तो जो मूल अधिकार हैं और प्रस्तावना है, इन दोनों में जो है इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 25 हमारा जो है द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड इज टू प्रोवाइडेड बाय द स्टेट अंडर द आर्टिकल। ठीक है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड यानी जीविका उपार्जन के लिए, यानी कि डेली बेसिस का जो आदमी का खर्चा होता है उसके लिए उचित जो है व्यवस्था या जो इनकम का सोर्स बनाने के बारे में बात की जा रही है। तो राज्य जो है प्रोवाइड कराएगा आम लोगों के लिए उचित जीविकोपार्जन की व्यवस्था करेगा। इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो वो वर्णन किया गया आर्टिकल 39 में वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 39 में जो है राज्य जो है व्यवस्था करेगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बेहतर जीविकोपार्जन की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां कि आर्टिकल 45 मैंडेट्स दैट स्टेट टू प्रोवाइड फॉर। आर्टिकल 45 में राज्य किस चीज की व्यवस्था करता है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो जो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है उसकी देखभाल, और 6 वर्ष की उम्र तक जो है जो शिक्षा की पूरा जो वहन है वो कौन करेगा, राज्य करेगा। और ये किस आर्टिकल के अंदर वर्णित है, तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत ये वर्णित है। अगला है हमारा इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट और आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द आर्टिकल। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत ये जो है राज्य को ऑब्लिगेशन है, यानी कि राज्य जो है एक तरीके से बाध्य है कि वो जितने भी पुराने स्मारक हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या जो भी कला से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं या कोई भी ऐसी चीज जो इतिहास से संबंध रखती है या राष्ट्रीय महत्व की है, उसकी राज्य सुरक्षा और रक्षा करेगा। तो ये किस आर्टिकल के अंदर वर्णित है, आर्टिकल 49 के अंतर्गत वर्णित है ये। अगला देखते हैं द DPSP सीख, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो किस चीज के सीख में है, खोज में है। टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, कि वो संविधान को जो है सामाजिक जो बदलाव का यंत्र बनाने का उसका ऑब्जेक्टिव है। अगला है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर फंड्स एलैबोरेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कहाँ पर वेलफेयर फंड्स का एलैबोरेशन किया गया है, वेलफेयर के बारे में कहाँ पर बात की गई है। कल्याणकारी नीतियां होती हैं वो उनके बारे में संविधान में कहाँ बात की गई, तो ये याद रखिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इनके बारे में बात की गई है। ये ज्यादातर जो क्वेश्चन है ये CDS, NDA, UPPSC प्रीलिम्स, UPSC खास करके 2008 या 2011 से पहले ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें रिपीट हो चुके हैं। इस चीज को याद रखिए, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ इंडिया हैज टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर टू इट्स सिटीजन्स इट शुड गिव इन्फोर्सिबिलिटी टू। अगर राज्य को लोगों या नागरिकों को सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण प्रदान कराना है तो वो किन चीज को जो है लागू करके या व्यवस्था दे सकता है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर अच्छे तरीके से इंफोर्स करे, लागू करे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामाजिक और आर्थिक जो कल्याण है उसके माध्यम से फायदा मिल सकता है। और फाइनली हम लोग इस वीडियो के अपने लास्ट स्लाइड में आ गए हैं, तो हम लोग इसमें देखते हैं 31st क्वेश्चन जो है सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक प्रोविजंस आर गारंटीड अंडर द, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक जो प्रोविजंस हैं जिनके माध्यम से जस्टिस दिलाया जाएगा, लोगों को कल्याणकारी व्यवस्था प्रदान कराई जाएगी, वो कहाँ पर वर्णित है, तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उसमें इनका वर्णन किया गया है।
द स्टेट इम्पोजिंग टैक्स ऑन कैपिटल एंड वेल्थ अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन लॉ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल। ठीक है, तो जो भी राज्य टैक्स लगाती है, ठीक है, टैक्स लगाती है कैपिटल और वेल्थ दोनों पर, तो वो जो है कहाँ पर से नियंत्रित किए जा सकते हैं, यानी कि किन लोगों पे टैक्स का वहन या वजन कितना देना है, इसकी व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल में व्यवस्था की गई है, तो वो की गई है आर्टिकल 39 में। देखिए जहां पर मैंने बताया था ना क्या होगा, जीविकोपार्जन के लिए जो बेहतर व्यवस्था जो है आर्टिकल 39 में वर्णित है, तो उसी के माध्यम से अब जो अमीर आदमी है उसके ऊपर 100 रुपए का टैक्स लगेगा, जो गरीब आदमी है उसके ऊपर 1 रुपए का टैक्स लगेगा। तो व्यवस्था जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही ली गई है, आर्टिकल 39 से ही या प्रेरित है। अब 33वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द वर्ड मटेरियल रिसोर्सेज मीन्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है कि मटेरियल रिसोर्स का क्या मतलब होता है, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो जो चल और अचल संपत्ति होती है उसी को जो है मटेरियल रिसोर्सेज कहा गया है, खास करके डीपीएसपी के पर्सपेक्टिव में। 34वां क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एज टू सबसर्व द कॉमन गुड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी टू एज टू सबसर्व द कॉमन गुड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, मटेरियल रिसोर्सेज को इस तरीके से कम्युनिटी में सबसर्व किया जाए, गारंटीड अंडर द आर्टिकल 39 बी एम एज द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इनको जो है आर्टिकल 39 बी में जो है वर्णन है इसका, और इसका एम क्या है इस सिद्धांत का, तो वो पूरी तरीके से जो सिद्धांत है सेकुलर है। ठीक है, सेकुलर है ये सिद्धांत। और अगला क्वेश्चन है हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड, ठीक है, हु सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट द डीपीएसपी आर लाइक ए चेक ऑन अ बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। मतलब ये एक चेक की तरह है जो डिपेंड करता है कि बैंक जो है उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करेगा, मतलब बैंक चाहे तो उसे रिजेक्ट कर दे या नहीं चाहे तो उसको जो है उसके बदले कुछ आपको पैसे वगैरह दे सकता है। तो ये जो बात कही है ये केटी शाह ने कही है। दरअसल उनका जो है फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत ही ज़्यादा सोशलिस्ट आदमी थे, इनका मानना ये था कि इसको डीपीएसपी को और ज़्यादा पावर देनी चाहिए। ये तो डिपेंड करता है कि राज्य एज अ बैंक की तरह बिहेव करेगा कि चाहे तो वो चेक को बाउंस कर दे या चेक को चाहे तो लागू कर दे, उसके बदले पैसे दे दे। उसी तरीके से राज्य अगर चाहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स को जो है इसका प्रॉफिट मिलेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है चेक ऑन अ बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक की तरह इसे कहा केटी शाह ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।